सलामी का धीमान स्वागत है आपका 5 के पंचनामे में, जहां हम आपको तमाम बड़ी खबरों के बारे में जानकारी देंगे। तो वहीं नवनियुक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद किया है। बता दें कि धनखड़ ने कहा कि प्रदेश के सभी वर्गों को एक साथ लेकर हरियाणा का विकास करवाएंगे। साथ ही बड़ौदा चुनाव को लेकर धनखड़ बोले कि बड़ौदा के लोगों पर उन्हें भरोसा है। आपको बता दें कि रविवार को पूर्व मंत्री को हरियाणा प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोपहर समन्वय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फोन करके ओपी धनखड़ को जानकारी दी। शाम करीब 5 बजे ओम प्रकाश धनखड़ झज्जर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उनका फूल और मालाओं के साथ स्वागत किया गया। साथ ही ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता डांस करते नजर आए हैं। सबसे पहले मैं भारत के प्रधानमंत्री विश्व के बहुत ही बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता पर भरोसा, मैं भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मेरे साथी 1985 से हम लोग विद्यार्थी परिषद के साथ काम करना चाहते हैं। ऐसे आदरणीय जगत प्रकाश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। भरोसा मुझ पर जताया, मैं आग्रह करता हूँ हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये भारतीय जनता पार्टी ये एकमात्र ऐसी पार्टी है मैं देखता हूँ इसमें साधारण कार्यकर्ताओं को असाधारण दायित्व दिए जाते हैं। तो जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने ये दायित्व, महत्वपूर्ण दायित्व देने के लिए चुना। मैं ये मानता हूँ कि हजारों हजार बड़े नेता और लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं की भरोसे इस दायित्व निर्वहन में सफलता अर्जित करना, उन सबकी परिश्रम, उनका सामूहिक प्रयास ये किसी भी साधारण कार्यकर्ता को सफल करता है, असाधारण काम करता है। इन्हीं कार्यकर्ताओं की ताकत के भरोसे पार्टी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बनी। इन कार्यकर्ताओं की ताकत के भरोसे ही देश में, मुझे अटल जी का वो भाषण याद है कि किसी दिन हम आएंगे संपूर्ण भारत में जाएंगे, आज आप हम पर हंस रहे हो, कभी लोग आप पर हंसेंगे। वो पंक्ति मुझे बहुत याद आती है। इन्हीं कार्यकर्ताओं के परिश्रम के भरोसे या देश में इतनी बड़ी विजय, राज्यों में इतनी बड़ी विजय है। भारतीय जनता पार्टी की तो इस लड़ाई का मैं हिस्सेदार हूँ। मुझे पार्टी ने 1996 में ही प्रदेश महामंत्री का दायित्व दिया था। मुझे 2 बार प्रदेश महामंत्री रहने का मौका मिला। मैं उन सौभाग्यशाली कार्यकर्ताओं में हूँ जो जिला अध्यक्ष रहे। मुझे जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया, मुझे राष्ट्रीय सचिव का दायित्व दिया पार्टी के जो वेंकैया नायडू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मुझे भिन्न राज्य देखने का दायित्व भी दिया गया, कभी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, कभी हिमाचल में से प्रभारी के नाते। किसान मोर्चा में भी मेरे 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व रहा। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा ही नहीं, जिसको ट्रस्ट कहते हैं, बिलीफ से आगे ट्रस्ट मेरे अंदर ये उत्पन्न हुआ है कि कार्यकर्ताओं की टीम के भरोसे किसी भी दायित्व को बहुत ही सफलतापूर्वक निभाना भारतीय जनता पार्टी की एक शैली है। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो दायित्व है इसमें निश्चित रूप से एक विशेष बात मैं ये मानता हूँ कि जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को पार करने में, उन चुनौतियों को से आगे पार्टी को बढ़ाने में, तो दोनों चीजें सामने आती हैं। जहाँ अवसर आते हैं और चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन कार्यकर्ता चुनौतियों के पार ले जाना चीजों और अवसर में बदलता है। ये लगातार मैं भिन्न मौकों पर मैंने देखा है। और वही सूझ और समझ, जैसे अभी कोरोना की चुनौती में आत्मनिर्भर भारत ये प्रधानमंत्री जी ने सबके सामने खड़ा किया। इतनी बड़ी चुनौती के समय में जिस प्रकार से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने
मुझे वो दिन याद है जब मुझे एक कार्यकर्ता का फोन आया जब हम सैनिटाइजर बांटने थे, मास्क बांटने थे, तो उसने कहा कि एकदम बहुत विस्फोट हो गया है सभी जीवन कल हम क्या करें। कार्यकर्ता मेरे सामने खड़ा है, मैंने कहा चुनौती के समय हम चक्कर खड़े नहीं होंगे। कार्यकर्ता अगले दिन के सैनिटाइजर बांटने के लिए वही खड़ा था, चुनौतियों के सामने खड़ा वही सामर्थ्य है इस पार्टी को विशेष बनाता है। पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है, बाकी पार्टियां कई बार नेता और मास होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा जनसंगठन है जो कार्यकर्ताओं के आधार पर आगे बढ़ता है और उसी कार्यकर्ता की शक्ति के भरोसे मुझे लगता है कि जो कोरोना की चुनौती हमारे सामने है, आने वाले समय की जो पॉलिटिकल चैलेंज होती है, हम सबसे बाहर जाएंगे और अपना बेस्ट जो है कार्यकर्ता शक्ति के भरोसे अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे और लोगों का बीजेपी के समर्थन और आम जनता देने का प्रयास करेंगे। पहली परीक्षा तो शंकर साहब, पहली परीक्षा तो प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बड़ौदा उपचुनाव रहेगी, इस तरीके से देखेंगे क्योंकि आगे आप बड़ौदा का एक दिन का दौरा करके आया हूँ, 4-5 जगह मेरी चाय मेरी 4-5 अलग गाँव में लोगों में बहुत उत्साह है और लोग चाहते हैं कि बड़ौदा का विकास। उनको लगता है कि ये अवसर उनको बड़ौदा के विकास के लिए मिला है। लंबे समय से विपक्ष रहने के कारण से बहुत चीजें बड़ौदा की कोशिश निकली है और हम बड़ौदा के लोग चाहते हैं उनके हितों का और मुझे लगता है कि बड़ौदा के लोग अपने विकास के लिए सरकार के साथ आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ही बड़ौदा में धनखड़ साहब, इससे पहले आप लगातार संगठन में काम करते हैं, इससे पहले मंत्री हैं और अब प्रदेश अध्यक्ष का पद, और किस तरह की चुनौती रहेगी, दोनों में किस तरह का अंतर देखते हैं? एक बार मेरे से किसी साथी ने पूछा था जब मैं हिमाचल का प्रभारी था और फिर किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया तो उसने पूछा था कि प्रभारी और अध्यक्ष में क्या अंतर होता है। मैंने कहा प्रभारी का मतलब होता है सबको लाइन में चलो करना, लेकिन अध्यक्ष का मतलब होता है धुंध में आगे आगे गाड़ी चलो। ये दायित्व तो इस प्रकार का है कि आपको रास्ते में सबसे आगे चलना है। मैं इसको ये कहूँगा कॉमन का इक्वल्स, बराबर के लोगों में सब मेरे साथी बराबर के हैं, मेरे बड़े भी हैं, लेकिन उनमें पहले चलने का दायित्व ये मिला है। तो उस रास्ते उस चुनौतियों को समझते हुए इसको आगे बढ़ाते जाना, अवसर में बदलते जाना, यही महत्वपूर्ण बात है। वहीं पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला ने ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई भी दी है। कहा कि ओम प्रकाश धनखड़ भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ लेकर काम करने में सक्षम है और बराला ने कहा कि 5.5 साल के कार्यकाल के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय हाईकमान व प्रदेश के पूर्व अध्यक्षों का उन्हें पूरा सहयोग मिला है। साथ ही बराला ने हुड्डा की ओर से मुख्यमंत्री को बड़ौदा चुनाव लड़ने की चुनौती पर कहा कि ये सभी बातें राजनीतिक बयानबाजी हैं, भाजपा का एक कार्यकर्ता भी इस चुनाव को जीत सकता है। उन्होंने कहा कि जिन उपचुनाव की तरह भाजपा इस चुनाव में भी परचम लहराएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते ओम प्रकाश धनखड़ जी की घोषणा की है। सबसे पहले तो मैं ओम प्रकाश धनखड़ जी को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और सभी वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत ही अनुभवी पार्टी के कार्यकर्ता नेता जिनका संगठन में काम करने का एक बहुत लंबा अनुभव है, कार्यकर्ताओं के बीच में रह करके उन्होंने लंबे समय तक काम किया है, उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। ये बहुत अच्छा फैसला भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत होगी और सरकार के साथ एक बेहतर तालमेल बना करके उनके नेतृत्व में पार्टी चलेगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जिसको पार्टी तय करेगी वो चुनाव लड़ेगा और जीत करके आएगा।
देखिए, ये तो सब लोग दावेदारी अपनी अपनी जताते हैं और राजनीतिक पार्टियों का काम भी है दावेदारी जताने का, जीतने की बात करने का। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर ये चुनाव जीत करके आएगी। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल रविवार को करनाल पहुंचे और बागवानी केंद्र उच्चानी में सभागार का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों के बच्चे विदेश जा पाएंगे और वहां नौकरी का सपना भी पूरा कर सकेंगे। कृषि विभाग किसानों को बागवानी में स्किल और आईलेट्स का प्रशिक्षण भी देगा। अब तक करनाल में 2 बैच की ट्रेनिंग हो चुकी है पूरी, और कृषि मंत्री ने कहा कि टिड्डी दल से निपटने की भी पूरी तैयारी है। आज हमारी हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर ये हाल की शुरुआत हुई है और इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। हमारा लक्ष्य ये है कि स्किल्ड आदमी जो है अवेलेबल हों। बड़े बड़े शहरों के अंदर माली के नाम से वेल ट्रेंड आदमी अवेलेबल नहीं होते, तो यहाँ का जो सर्टिफिकेट होगा उस आदमी को अच्छा रोज़गार मिलेगा। और जो पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं उनसे भी मैं प्रार्थना करूँगा कि स्किलिंग करें। हॉर्टिकल्चर का स्कोप दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा है और यूरोप में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो स्किल्ड आदमी उनको मिलते नहीं है और मैंने यहाँ के अधिकारियों को, वीसी साहब को, सबको बोला है कि ऐसे कोर्स बनाएं जो बाहर की यूनिवर्सिटी से टाइप करें कि उस कोर्स के बेस पे ही आईलेट्स का एग्ज़ाम करके तुरंत वो इमिग्रेशन के लायक हो जाएं और भारत का नाम यही है नहीं दुनिया के अंदर ऊंचा करें। वहीं राइस स्पेशल पब्लिसिटी सेल हरियाणा के चेयरमैन रॉकी मित्तल ने विधायक मोहनलाल बड़ौली के जीटी रोड स्थित कार्यकाल में रविवार को आओ चले मनोहर संघ अभियान का आगाज किया है। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत प्रदेश की सभी 90 विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। रॉकी मित्तल ने कार्यकर्ताओं को मौके पर ही मुख्यमंत्री हरियाणा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाते हुए फेसबुक पेज भी लाइक करवाए हैं। उन्होंने कहा कि इन माध्यमों में जन जन तक सरकार की उपलब्धियों व नीतियों को पहुंचाएंगे। हरियाणा में 1 करोड़ लोगों को अभियान से जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया है। हमारा सबसे बड़ा टारगेट है कि हमने 90 की 90 विधान क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं को संगठित करके, जैसे योगी जी की सरकार का प्रचार प्रसार होता है, कोई एक नेगेटिव बात करता है तो 100 लोग उसको जवाब देते हैं। और जब हम 100 लोग जवाब देंगे, अच्छे से देंगे, तो ये भी हो सकता है जो नेगेटिव आदमी है वो पॉजिटिव हो जाए और हमारा समर्थक बने, क्योंकि कमी हमारी रहती है कई बार। आप हमारे कार्यकर्ताओं को ये पता होना चाहिए कि सरकार की कितनी योजनाएं हैं। 100 से ऊपर योजनाएं हमारी सरकार की है। किसानों के लिए कितना किया। पहले जब 1.5 महीने की छुट्टियां होती थी तो जितने भी अध्यापक है बेचारे सारे चंडीगढ़ पड़े रहते थे अपनी बदलियों को लेकर। दलालों के चुंगले में फंसना, पैसे खाना, खिलाना, लेकिन ऑनलाइन बदली होने के बाद सारा सिस्टम। लॉकडाउन के चलते कलाकार भी उधार मांगने को मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र से कोरोना महामारी ने कलाकारों की रोजी रोटी छीन ली है। कलाकार जो अपनी कला से लोगों के दिलों पर राज करते हैं, आज वह लोग बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। हमें अक्सर सावन के महीने में जगह जगह गाना बजाना या फिर शिवरात्रि जागरण देखने को मिला करते थे, लेकिन इस बार सब बंद है। इस बंद के चलते बहुत से लोगों को रोजी रोटी भी चली गई है। उनका कहना है कि सरकार ने सभी के लिए कुछ न कुछ बंदोबस्त भी किए हैं, लेकिन इन लोगों की तरफ से किसी को कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार को इनके लिए भी कुछ न कुछ सोचना चाहिए, जिससे अपने घर का खर्चा भी उठा सकें। क्या कहेंगे? देखिए, जब से लॉकडाउन लगा है हम सरकार की हर एक बात मानते हैं, लेकिन जागरण लाइन के जो भी थे, साउंड वाले, भवन वाले, दरबार वाले, सिंगर, नाचने वाले, बजाने वाले, कलाकार, हर एक लोग अब तंग है। थोड़ा थोड़ा काम हर एक चीज़ का खुल चुका है, थोड़ा थोड़ा सरकार ने सबका खोल दिया है, लेकिन कलाकार जो कला के माध्यम से लोगों को खुश करते हैं, सरकार को वो याद भी नहीं है कि हम इस भारतवर्ष में, इस देश में, इस हरियाणा में हैं भी हैं या नहीं भी हैं। सरकार को हम याद नहीं है। हर एक कलाकार ऐसी जीवन नरक से गुजर रहा है, मैं आपको दिल खोल के बता भी नहीं सकता कि हमारे साथ हाल क्या है इस टाइम। 5 का पंचनामा देखने के लिए दीप एक्सप्रेस न्यूज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।